वागरथा इव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शाम्ब सदाशिवाय नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। वर्तमान में ग्रंथ जहाँ पहुँचा है, यह धातुवाद में सर्वोत्तम संकलन है। सभी रसायनियों को धातु शोधन, धातु मारण ये क्रियाएं आनी चाहिए, तथापि जो गुणधर्म हैं धातुओं का वो समझना चाहिए। जब तक इन बातों को आदमी नहीं समझेगा, बात समझ में नहीं आएगी। पहले भी हमने बताया है कि ये जो क्रिया है ये औषधीय क्रिया है। इन औषधियों के माध्यम से हमारे रसाचार्य अपनी आयु को बढ़ाते थे और उसी का यूँ कह लीजिए कि दुरुपयोग ही धन प्राप्ति का यह एक माध्यम है। हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं क्रमशः समय अनुसार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग ग्रंथों को पढ़ें, मनन करें, अपने ज्ञान का वर्धन करें, क्योंकि कहा गया है, शास्त्र में ही कहा गया है कि ज्ञानाय हीनम पशुभिर समान, अर्थात ज्ञान के बिना आदमी जो है, मनुष्य जो है वो पशु के समान है। आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में तार मारण और ताम्र मारण विधि बताई गई थी, जिसको आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा और पढ़ा। आगे ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ वंग भस्म और स्वर्ण भस्म की बात बताई गई है कि उसको बनाने की विधि क्या है। आगे कहते हैं आरद्वकल्प्यास्य मध्ये वंग भस्म नापरिनिश्चितम, अर्थात जो विधि बताई गई है पहले तार मारण की, उसी कल्क को तैयार करके उसके बीच में वंग को रख के और उसको पुट दिया जाए। जिस विधि से तार मारण यानी कि चांदी मारण होती है, उसी विधि से वंग भस्म भी बनाया जाता है। आगे कहते हैं अथ नाग मारणम, आगे नाग की जो विधि बताई गई है मारने की, वो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। कहते हैं तांबुली रसमा घृष्ट, पुनः ध्यान दें, तांबुली रस माँ पृच्छ्य शिलालेपात पुनः पुनः। कहना चाह रहे हैं हमारे रसाचार्य कि तांबुली के रस में जो कसाव होता है, जिसमें कसाव पाया जाता है, उसके रस में नाग को रगड़ के और शिला यानी कि मैनसील और तांबुली के रस में नाग को रगड़ा जाए। पुनः पुनः यह क्रिया बार बार करनी है। धात्रीम सद्भिः पुटैनामे निरुद्धम यामी भस्मनाम। कहना चाह रहे हैं हमारे रसाचार्य, बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का है। कहते हैं नाग जो है वो एसिड प्रूफ होता है, वो पहले आपको शुद्ध करना होता है। तो शुद्ध करने की बात पहले ग्रंथ में बताई जा चुकी है कि नाग को किस तरीके से शुद्ध किया जाता है। उस पद्धति के अनुसार नाग की शुद्धि जब हो जाए तो उसका भस्म किस प्रकार से बनेगा, वो बात यहाँ बताई जा रही है। तो कहते हैं तांबुली के रस के साथ, यानी कि तांबुल जो है कसाव होता है, उसके रस के साथ में और शिला यानी कि मैनसील, ये दोनों मिला के और उस नाग को उसमें रगड़ा जाए, भस्म के कजली के रूप में उसको किया जाए। फिर कहते हैं धात्री, और धात्रीम किसको कहते हैं?
तो धात्री जो है आंवले को कहा जाता है। तो आंवले में भी कसाव होता है और तांबुली में भी कसाव पाया जाता है। पुटई नामे निरुथ्यो यामी भस्मनाम। इस प्रकार से जब क्रिया को किया जाए और पुनः उसको गजपुत के आग में पकाया जाए तो निरुद्ध भस्म प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे कहते हैं अथ हेम मारणम। अब यहाँ से जो स्वर्ण है उसको मारने की विधि बताई गई है। यहाँ से कई विधि बताई गई है, क्रम के अनुसार आपको हम हर विधि बताते चलते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ग्रंथ है वो क्या कह रहा है, हमारे रसाचार्य किस विधि को बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। कहते हैं कंचनार रसे घृष्ट समसूतक गंधयो। बात को समझिए, शब्द को पकड़िए। शब्द क्या कह रहा है? तो कह रहा है कंचनार, कंचनार का जो वृक्ष होता है उसके रस से, रसे घृष्ट, उसके साथ में सम सूतक गंधयो हो, यानी कि जितना आप स्वर्ण ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, उतने मात्रा में आपको इसमें पारा मिलाना होगा और उसी मात्रा में गंधक मिलानी होगी और इन सब को कंचनार के रस से घर्षित करना पड़ेगा, घिसना होगा, उसको खिलाना वगैरह जो कह लीजिए आपके अपने शब्दों में। तो उसको जब भली प्रकार से उसकी रगड़ाई कर ली जाए तो कहते हैं अब जो आपका पारा हुआ और जो गंधक हुई, इस कज्जली को, जो कज्जली आपने बनाई, इसको कहते हैं कज्जलम हेम पत्राणी लेपयेत सममात्रया। ये जो विधि बताई जा रही है, अब इसको आप इस तरीके से समझ लें कि पहले आपने कंचनार का रस निकाल लिया, उसके बाद जितना आपने हेमपत्र रखा है उसके बराबर मात्रा में आपको पारद और गंधक ये दोनों मिला के उस कंचनार के रस में एक कजली बनानी होगी। जब कजली बन जाएगी तो जो आपका स्वर्ण का जो पतरा है उसके ऊपर इसको लपेटना है। कज्जलम हेम पत्राणी लेपयेत सम मात्रया, सम भाग में इसकी लिपाई उसके पतरे के ऊपर करना है। अब आगे कहते हैं कंचनार त्वचः। अब यहाँ बात को ध्यान देना होगा कि कंचनार त्वचः कलकम मूसाम युग्मम प्रकल्पयेत। बात को समझें कि पहले आपने कंचनार के रस में पारे को और गंधक को रगड़ा, उसकी कजली बनाई और उस कजली को बराबर मात्रा में लेकर जो आपका हेमपत्र है उसके ऊपर आपने उसको लपेटा और उसको सुखाया। फिर कहते हैं कंचनार त्वचः, यानी कि जो कंचनार का वृक्ष है उसका जो त्वचा है, जो छाल है, उसको लेके कलकम, उसकी चटनी बनाए। उसकी जब चटनी बनेगी तो फिर कहते हैं मूसाम युग्मम प्रकल्पयेत। 2 मूसा लेना होगा, युग्मम यानी कि 2, तो 2 मूसे के बीच में उस चटनी को रख के और जो आपने ये पतरा सुखाया है इसको उसके बीच में रख के धृत्वा तत्संपुटे गोलम मृड मूसा। अब यहाँ बात को समझना होगा, बहुत गंभीरता से बात को समझिए कि कोई भी मूसा नहीं लेना है, केवल मिट्टी के मूसे में ही इस क्रिया को संपादित करना होगा। लोहे के या फिर और किसी धातु में आप इसको पुट नहीं मार सकते। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है धृत्वा, यानी कि रख के, तत्संपुटे गोलम, उस गोलक जो गोला आपने बनाया है, मृड मूसा यानी कि मिट्टी के मूसे में,
संपुटे दृढ़े यानी कि दृढ़तापूर्वक उसको बंद किया जाए। विद्याथ संविरोधम च कृत्वा संशोष्य गोलकम यानी कि भली प्रकार से उस मूसा को रोधित किया जाए, उसको कपर मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। आगे कहते हैं बन्ही खरतरम कुरिया देवम दद्यात पुटत्रयम। आग में इस जो मिट्टी का आपने गोलक तैयार किया है, मूसा तैयार किया है, इसको अग्नि में 3 बार गजपुट की अग्नि देनी होगी। यानी कि पूरी विधि आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है। पुनः इसको हम रिपीट कर देते हैं कि करना क्या है। तो पहले कंचनार के रस में पारे को और गंधक को रगड़ के कजली करना है, और जितना आप हेमपत्र ले रहे हैं उतने मात्रा में ही ये कजली आप उसके ऊपर एलोवेरा या फिर किसी भी जेल के साथ उसके ऊपर लपेट देंगे और उसको सुखाएंगे। फिर कंचनार के त्वचा यानी कि छाल को लेकर के उसको चटनी बनाएंगे, और उस चटनी को मिट्टी के मूसा में रख के बढ़िया तरीके से, मतलब कि उसमें कहीं तरीके से लीक न हो, दृढ़तापूर्वक उसको कपर मिट्टी करेंगे। और कपर मिट्टी करने के बाद 3 गज पुट इसको देना होगा। आगे कहते हैं निरुत्थम जायते भस्म सर्व कार्येषु योजयेत यानी कि इस प्रकार से जो भस्म बनाई जाएगी वो निरुत्थ होगी, उसमें कोई विकार नहीं होगा। और कहते हैं सर्व कार्येषु योजयेत, वो हर क्रिया में आप ले सकते हैं, उसको हेम क्रिया में ले सकते हैं, उसको रसायन में यूज कर सकते हैं, उसको खाने के तौर पे भी लिया जा सकता है। आगे एक विधि यहाँ पे पूर्ण होती है, दूसरी विधि बताते हैं नागबल्ली रसई घृष्टई यानी कि नागबल्ली के साथ में उसको रगड़ा जाए। यहाँ बात को थोड़ा समझना होगा। यहाँ पहले जो हमने बताया था कि यहाँ स्वर्ण का जो भस्म है, स्वर्ण भस्म के विषय में बताया गया था। कहाँ तक थे? तो भस्म सर्व कार्येषु योजयेत, यहाँ तक जो है स्वर्ण भस्म की बात है। अब यहाँ से आगे एक हेडिंग होना चाहिए था जो आगे के विषय में बताया गया है। तो आगे क्या है? तो आगे पारद भस्म है जो हमारे रसाचार्यों ने यहाँ पे छिपाया है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इसको बता देते हैं कि पारद का भस्म बनेगा कैसे। तो उसके लिए कहते हैं नागबली रसई घृष्टई करकोटी कंद गर्भितम। नागबल्ली के रस में इसको घर्षण करें, करकोटी के कंद के बीच में रख के गर्भितम मृड़ मूसा संपुटे पक्वम, मिट्टी के मूसा में जिस तरीके से स्वर्ण की बात कही गई थी उसी तरीके से नागबल्ली के रस में घर्षण करके पारद को और करकोटी कंद के बीच में रख के मिट्टी के मूसा में इसको सूत को यानी कि पारे को पकाया जाए। पक्वम सूतो यात्येव भस्मनाम, अर्थात इस क्रिया से पारे को भस्म में परिणित किया जाता है। ये हमारे रसाचार्य कहते हैं। ये जो है अटल सत्य है और ये बहुत ही दुर्लभ पद्धति है। आगे यहाँ से यहाँ तो एक भस्म की बात और बताई गई, आगे में और भी भस्मों को बताया गया है। पारद भस्म भी है और भी भस्मों की बात है। तो अगले पृष्ठ में पुनः आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ से आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।